मैं ऊपर वाले से यही मांगूंगा कि भाई आज जो उम्मीद के साथ लोग यहाँ बैठे हैं वो उनको मिले। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम एक पीपीटी के माध्यम से चलेंगे ताकि चीजों को समझना आसान रहे। आपने दो वीडियो देखे जिसमें आपने देखा कि इंडिया की स्थिति कितनी खतरनाक हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वजन बढ़ रहा है लोगों का, है ना, किस तरह का खाना पीना हम खा रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं इन सबको सिमेटूंगा ताकि हम सिंपल तरीके से समझ सकें कि हमारे पास उपाय क्या है और हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। उसको समझेंगे तो हम बेहतर तरीके से इसको निकाल भी पाएंगे। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल पैरामीटर क्या है, क्या हमारी बॉडी में होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल ये बहुत सारे तरीके से हमारे जो हम खाते हैं, वसा खाते हैं, फैट जिसको हम बोलते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में होता है, इसके अलग अलग अंश होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इन सब की एक मात्रा और एक रेशियो हमारे शरीर में जरूरी है ताकि हमारा शरीर सही काम कर सके। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हम मानते हैं हमारी बॉडी का काउंट करके सब मिला के, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये 200 से कम होना चाहिए। ये हमारी डिजायबल रेंज है कि अगर ये 200 से कम होगा तो हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा नहीं करेगा। एलडीएल की मात्रा हम हमेशा कम रखते हैं क्योंकि ये इस तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां और नुकसान पैदा करता है। और एचडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर को अच्छा करता है। तो एलडीएल की मात्रा 130 से कम और एचडीएल की मात्रा 35 से ज्यादा अगर आपके शरीर में है तो आपका शरीर का जो फैट है वो मेंटेन्ड है, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन्ड है, बीमारी आने के चांसेस आपको कम है। और कोलेस्ट्रॉल का सीधा लिंक जो है हमारे वजन से भी होता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको दिख रहा है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हमारा रेशियो है हमारी हाइट और बॉडी वेट का, वजन नीट और हमारी हाइट से जो हमें डिवाइड करते हैं तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से 25 की जो रेंज है उसे हेल्दी वेट माना जाता है। अगर आपका बीएमआई, या यूं मान के चलो आपका वजन के हिसाब से जो बीएमआई है, अगर आपका 25 से 26 भी हो गया, यानी अगर बीएमआई की वैल्यू एक भी बढ़ती है तो आपके हार्ट अटैक का रिस्क, ये खतरा जो है 9% बढ़ जाता है। इसका मतलब आइडियल रेंज से हार्ट अटैक के रिस्क में आने में आपका केवल 2 किलो वजन जो है उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। तो मान लीजिए आप 80 किलो के हैं, आपका वजन 70 किलो होना चाहिए, और आप जब 80 किलो से 70 किलो के हो जाते हैं तो यूं मान के चलें कि आपने लगभग 100% रिस्क अपने हार्ट अटैक का कम कर लिया है। इतना फर्क पड़ता है आपके कोलेस्ट्रॉल और आपके बॉडी वेट का। क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, चेहरे कम और टोन ज्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं, जब ये सेशन खत्म हो तो सबसे पहले अपने उस मटके के पानी को कम करना स्टार्ट करें, ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करना स्टार्ट करें। आज उस रास्ते पे अपन जाएंगे। तो अच्छा, ये शुरुआत कहाँ से होती है? हम सब जानते हैं कि अगर कोई घड़ा है, जितना पानी हम उसमें से निकाल रहे हैं, अगर उसमें हम ज्यादा भरे जा रहे हैं तो ऊपर से बहेगा ही सही। तो ऐसे ही हमारे फैट है, हमारा खाना है, अगर इसमें हम खाने में तेल की मात्रा या लिपिड्स की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं और जितनी हमें एनर्जी इससे चाहिए अगर उससे ज्यादा ये है, तो डेफिनेटली हमारे शरीर का जो विसरल फैट है वो बढ़ेगा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। दोनों वीडियो जो चलाए गए थे शुरू में उनके माध्यम से बताया कि कोलेस्ट्रॉल केवल आपके हार्ट की बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपको कैंसर, शुगर, मोटापा, बीपी की प्रॉब्लम और और भी बहुत सारी हैं, इनसे इनडायरेक्टली लिंक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके शरीर में होने लग जाएगी। ये जो फैट है आपके ऑर्गन्स को प्लास्टिक की तरह कोट कर देगा और उनको सही से काम नहीं करने देगा। और हमें ये समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सिनेरियो देखो इंडिया के अंदर, तो लगभग 24 लाख लोग जो हैं केवल हार्ट की बीमारी से सालाना जा रहे हैं। और लगभग एक मनुष्य, जो एक व्यक्ति है इंडिया के अंदर, उसका लगभग खर्चा जो है 3.5 लाख रुपए है इलाज कराने का, जो कि कम नहीं है। ये तो एवरेज खर्चा है, लोगों का खर्चा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जाने कितना हो जाता है, और फिर भी हम अपने आप को नहीं बचा पाते। तो अगर आपको जीवन में कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहां आप थोड़ा कम पैसा खर्च करके अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको डिसीजन लेना चाहिए। जानना इसलिए भी जरूरी कि आज की डेट में इंडिया में 4 में से एक व्यक्ति हार्ट अटैक से जा रहा है। और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, युवा, 25 से कम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, 25-30 साल के। और जब ऐसे लोग हार्ट अटैक से जाते हैं तो लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि शायद इतने लोग जाते जा रहे हैं। इस तरह की अखबार में हम न्यूज पढ़ रहे हैं रोज, मुक्तिधाम में 91 दिन में 528 चिताएं जली, हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। ये दौर 2021 के बाद कोविड बढ़ गया है ये,
है ना। तो हम ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं, इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और कई लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, तो हो रहा है लोगों के साथ और हमारा भी नंबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, आपके जाने से आपको दिक्कत नहीं, आपके परिवार को दिक्कत है। और ये जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल की चपेट में ना केवल साधारण व्यक्ति बल्कि डॉक्टर भी आ रहे हैं, और बहुत सारे युवा डॉक्टर्स की मृत्यु अगर आप अखबार में पढ़ रहे होंगे तो उनकी भी इस जो कोलेस्ट्रॉल और जो ये कोविड के बाद जो इफेक्ट आ रहे हैं इनकी वजह से हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये राजकोट के डॉक्टर हैं, 41 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया। ये खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट के डॉक्टर थे, लेकिन ये भी अपने शरीर को सही ढंग से नहीं समझ पाए, है ना। तो शरीर के पैरामीटर पे सही काम नहीं करा तो कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड ये भी हो गए। तो अगर हार्ट के डॉक्टर भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें शरीर को विस्तृत रूप से थोड़ा समझना पड़ेगा कि शरीर में चीजें कैसे हो रही है। ये हमारे बहुत ही फिट डॉक्टर थे, डॉक्टर नितिन पांडे। ये एसएमएस में आरआर जो डिपार्टमेंट होता है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, उसके हेड थे, और बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छी फिजिक थे। ये भी चले गए, और ऐसे कई डॉक्टर पूरे इंडिया में जा रहे हैं। अभी ये रिसेंट न्यूज है, मुझे ये लगी, मतलब कोटा के अंदर एक बड़ा गंभीर माहौल बना हुआ है। 27 साल का ये लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और बाथरूम में गया और वहीं ये रह गया, और हार्ट अटैक से इसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ऐसी न्यूज चल रही है अभी, ये 3 दिन पुरानी है। और हम लोग रोज पढ़ते हैं खान पान, तनाव, प्रदूषण, और ये सारी चीजें हमें जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए और परिवार के लिए डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी फोटो अखबार में आ सकती है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल करता क्या है वास्तविकता में, कैसे ये हमारे शरीर में खराबी पैदा करता है, इसको हम समझते हैं। ये जो है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यूं मान के चलिए ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारी खून की नस है। और इस खून की नस की शुरुआत इस तरीके से होती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो ये बिल्कुल स्वस्थ होती है। लेकिन क्या होता है, जो भी हम अपने शरीर में डालते हैं, खराब फैट जो डालते हैं, हम वसा डालते हैं, उससे धीरे धीरे क्या होता है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, दीवार दिख रही है खून की नसों की, इनमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वह करके चिपकने लग जाता है, जिससे टाइट होने लग जाती है। जब भी किसी चीज पे कोई चीज चिपकेगी तो वो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। रबर बैंड जैसी हमारी आर्टरीज होती है जो आराम से फूल सकती है, सकड़ी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, लेकिन जब इनमें वसा डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है तो ये हार्ड हो जाती है। जिससे पहली जो समस्या आपको पैदा होती है वो आपको बीपी की प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। तो जितने भी बीपी के मरीज हैं वो समझ जाइए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है, और आप हार्ट की बीमारी की दूसरी तीसरी सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हो। अब अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे सांस भरना, छाती में दर्द होना, आपकी ईसीजी में बदलाव आना, और जब ये पूरी खून की नस आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो खून के थक्के जम के आपको हार्ट अटैक भी आ जाएंगे। तो हमें तब काम करने की जरूरत है जहां आपको बीपी की समस्या हो गई है, ये अभी आई नहीं है, पर आप प्रोबेबल कैंडिडेट हो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ स्टार्ट हो गई है आपके शरीर को लेकर के। तो खून की नस जो है इतनी साफ, ये ऐसे चालू होती है, खून की नस में कहीं थोड़ा सा टीयर वगैरह होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, और ये आर्टरी बंद होती है, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जैसे गाड़ियां रोड पे चलती है, रोड अगर जितनी स्मूथ हो गई, दुबई की रोड, सिंगापुर की रोड, तो गाड़ियां फटाफट 140 150 की स्पीड पे चलेगी। तो ऐसे ही हमारी खून की जो नसें हैं, खून की नसों के अंदर ब्लड रेगुलरली बह रहा है, खून रेगुलरली बह रहा है। लेकिन क्या होता है कि बरसात बरसात अगर होती है तो सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं बहुत सारे, और फिर सरकार उसमें डांबर पैचवर्क करके सड़क सड़क को उबड़ खाबड़ बना देती है। तो ऐसे ही जब खून हमारे नसों में से बहता है और ये बीमार होती है तो इसमें भी गड्ढे होते हैं, चोट लगती है। और ये चोट किस लिए लगती है, हमारे खून में हम जो भी गंदा ले रहे हैं बाहर से, हम केमिकल खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, सब हमारे ब्लड में आ जाता है। हम पानी के मार्फत जो भी हमारे शरीर में अगर कुछ गंदा जा रहा है, फैक्ट्रियों का केमिकल जा रहा है, उसके अंदर आर्सेनिक, लेड, मरकरी, इस तरह की गंदी चीजें जा रही है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, सब आपके खून में आ जाती है। और जब ये बहती हुई आती है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी को चोट पहुंचाती है, और ये इस तरीके से आपकी आर्टरी फट जाती है। और जैसे ही आर्टरी फट जाती है तो शरीर ने बहुत अच्छी क्रिया दे रखी है, जैसे आपकी चमड़ी कटती है तो घाव भरने लगता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही आपकी खून की नसों के घाव भी अंदर से भरते हैं। लेकिन ये घाव अच्छी तरह भरेगा, मतलब सड़क नई बनेगी या इसमें डांबर वर्क होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारे पास मटेरियल कितना है। अगर हमारे शरीर के पास सही मात्रा में सही मटेरियल है, उपयोगी चीजें हैं जिससे ये सही बने, तो हमारा शरीर सही तरीके से आर्टरी का निर्माण कर लेगा, हमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे। लेकिन अगर निर्माण की वस्तुएं कम हुई या सही नहीं हुई तो वहां डांबर का पैचवर्क हो जाएगा, और जब आप इस पे गाड़ी चलाएंगे तो ये और डैमेज होने लग जाएगी, आपकी गाड़ी भी और आपकी सड़क भी। तो अब ये स्क्रीन पे जो मैं चीज दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा।
ये आपकी खून की नस का अंदर का हिस्सा है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे वाली हिस्से जो है वो दीवार है, आपकी खून की नस की दीवार है, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं चालू हो जाती है जब यहाँ पे आपके कोई चोट लगती है, ये आर्टरी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, इसमें कोई गड्ढा हो जाता है, जो टॉक्सिन जहर वाली चीजें जो भी आपके ब्लड में गई उसकी वजह से। तो क्या होता है यहाँ पे, एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जिसकी हम बात करते हैं, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के, मतलब जब वो सड़ता है, ऑक्सीडाइज होना मतलब सड़ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होकर के आपकी दीवार के अंदर आ जाता है, आपके खून की नसों में ये दौड़ रहा है, आपकी खून की नसों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा है, रेगुलर है, इसे हम कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज होता है तब ये आपकी खून की नस को डैमेज करता है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना भी हो आपके शरीर में, लेकिन ये जब तक सड़ेगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये आपके आर्टरीज को डैमेज नहीं कर सकता। ये ऑक्सीडाइज जैसे ही होता है ये खून की नस के नीचे आ जाता है, और हमारे बहुत सारे मोनोसाइट्स ऐसे सेल जो आप सफेद रंग के देख रहे हैं, ये सफेद रंग के जो सेल हैं, ये आप कह लें ये डॉक्टर हैं हमारे शरीर के, ये मोनोसाइट्स और इस तरह के सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस तुरंत इसको पकड़ती है कि ये अब जाकर के हमारे शरीर को खराब करने वाला है, तो तुरंत एम्बुलेंस एक्टिव हो जाओ और इसको गाड़ी में बिठाओ और इसको सही जगह ठिकाने लगा दो, और ये लेकर के इसको रवाना हो जाती है। लेकिन किसी भी अस्पताल के पास एम्बुलेंस की नंबर जो है वो लिमिट होती है कि 5 एम्बुलेंस होगी, 10 होगी, 20 होगी। ऐसे ही आपके शरीर में भी इन एम्बुलेंसेज या इन मैक्रोफेज की मात्रा जो है वो लिमिटेड है। अगर ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो जिस तरीके से आपने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, पलंग की मात्रा कम पड़ गई क्योंकि मरीज बहुत हो गए, तो सड़क पे मरीज मर रहे थे, तो ऐसे ही ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को आपके मैक्रोफेज साफ नहीं कर पाएंगे, और ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये आपकी खून की नस के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। वास्तविकता में यहाँ जो आपके प्रोटीन से स्मूथ मसल डिपॉजिट होने चाहिए थे और ये आर्टरी का निर्माण नॉर्मल होना चाहिए था, यहाँ जाकर के ये ऑक्सीडाइज फैट जो है वो यहाँ फैल जाता है, मैक्रोफेज फट जाते हैं, इनको यहाँ फैला देते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आपकी खून की नस के अंदर बन जाता है, जो स्पीड ब्रेकर धीरे धीरे ऊंचा होते चले जाता है, और यही जो है आपको खून की नसों में ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देता है। लंबे समय जब ये फैट यहाँ डिपॉजिट रहता है, ये सड़ता है और सड़ता है, और यहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग जाता है, जिससे आपकी खून की नसें हार्ड होने लग जाती है, जो आपको एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये तो है इसकी क्रिया। तो हमारे शरीर में जो हम फैट खा रहे हैं, ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो ये बीमारी पैदा करेगा, और ये अगर अच्छा है तो आपको एनर्जी देगा, क्योंकि फैट हमारे शरीर से निकाला नहीं जा सकता, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। विसरल फैट आपका 6.5% है बॉडी में, और वो काम का है क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है, इससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, और बहुत सारे हार्मोन आपकी बॉडी में बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड आपके सेल की दीवार इससे बनती है, लाइपोप्रोटीन इससे बनते हैं, जिससे बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो ये आपके शरीर में काम करने के लिए भी जरूरी है। तो अब हम इस कोलेस्ट्रॉल को अगर ये समझते हैं हम कि शरीर में किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है दो रास्ते होते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर में पचता है, और अगर हम इन दोनों रास्तों पे सही तरीके से काम कर लें, तो हम काफी हद तक इस कोलेस्ट्रॉल को केवल अपने शरीर को सही करके ही सुधार सकते हैं। तो इसके दो रास्ते होते हैं, एक्सोजिनस पाथवे मतलब जो बाहर से फैट आ रहा है और बाहर ही पच रहा है, और ये क्रिया आपके मुंह से चालू हो जाती है। अगर आपने कभी मूंगफली या तिल को चाबा होगा लंबे समय तक, तो आपने देखा होगा कि आपके मुंह से कुछ दूधिया निकलता है, दूध जैसा आपके मुंह से निकलता है। तो यहाँ आपके मुंह में जो लाइपेज एंजाइम होता है, लिंगुअल लाइपेज, ये क्या करता है, ये तेल और मूंगफली में जो तेल है, जब आप इसको चबाते हैं तो वो लाइपेज इससे मिक्स होता है, इस तेल को तोड़ता है, इमल्सिफाई करता है, और ये जो तेल है, टूटा हुआ तेल, आपको दूध के रूप में दिखाई देता है। वास्तविकता में वो तेल है जो आपको दूध के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप जितना इसको चाबेंगे, तोड़ेंगे, उतना आपका फैट यहाँ पे टूटेगा मुंह के अंदर। लेकिन याद रखिए आपके ग्रंथि की क्वांटिटी सीमित है, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा देर आप तेल मुंह में रख रहे हैं तो पूरा तेल टूट जाएगा, इसकी एक क्वांटिटी है, लिमिट है ना। तो पहला कुछ हद तक तेल यहाँ टूट जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक ही है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये खाना जो है आपके मुंह से जब पेट में उतरता है, तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग चालू हो जाती है, और यहाँ पर भी फैट को तोड़ने का एक एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो और भी फैट पे काम करता है और उसे तोड़ता है। अच्छा, अभी तक मुंह और पेट में फैट पूरी तरह टूटता नहीं है, पूरा घुलता नहीं है, ये बस इसको छोटा करने की क्रिया चल रही है यहाँ पे मिक्सिंग के थ्रू, और ताकि क्या है, जब ये आपकी आंतों तक पहुंचे तो कुछ लोड हमारा कम हो सके शरीर के भार के ऊपर। तो यहाँ पेट के अंदर भी ये फैट आपका टूटता है, और उसके बाद क्या होता है, ये मकसद क्या है, ये फैट हमारा इमल्सिफाई हो रहा है, टूट रहा है, ये फैट मुंह के अंदर टूट रहा है, पेट के अंदर हो रहा है, और ये छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले जा रहा है।
अब जो भी आप फैट खाते हैं, इसमें एक खासियत है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा रहे हैं तो ये आपके पेट में कम समय रुकता है ना, कम समय में पेट से आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चले जाते हैं। लेकिन अगर फैट आप खा रहे हैं तो ये लंबे समय तक आपके पेट में टिकता है, क्योंकि पेट में फैट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, शरीर के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इसलिए आप अगर देखोगे तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट आप लेते हो ज्यादा, जिसके अंदर प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपको फटाफट पच जाते हैं। आपने 4 केले खाए, आप देखोगे आधे घंटे में भूख लग जाएगी। लेकिन वहीं आपने एक कचौरी खाई, आपको दोपहर तक ऐसा लगे यार आज खाना खाने की इच्छा नहीं है, आज कचौरी खा ली, पेट थोड़ा भारी हो रखा है। तो ये उसके अंदर जो तेल है, जो वसा है, जो फैट आपने ले लिया है और जो आपके पेट में टूट रहा है धीरे धीरे, और उसे समय लग रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा भोजन कर लिया है वास्तविकता में, जिससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और वो फैट आपके पेट में समय ले रहा है। तो जब यहाँ आपके पेट में पहुंच गया तो अब इसको पेट आगे सरकाता है और अगले लेवल पे आपके पैंक्रियास काम करते हैं। ये ऑर्गन सब आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ये जरूरी है हमें समझना कि कहाँ कहाँ जाके हमारा फैट किस तरीके से टूट रहा है, तभी हम कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर यहाँ जाकर के जैसे ही आपका फैट नीचे उतरता है, पैंक्रियाज अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पैंक्रियाज अपना पैंक्रेटिक लाइपेज निकालते हैं ताकि ये जो फैट है ये टूटना स्टार्ट हो जाए। और अभी तक जो एनवायरनमेंट आपका पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट था, 2.5 से 4.5 pH का जो एनवायरनमेंट आपके पेट में था, अब यहाँ जाके वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि फैट को तोड़ने के लिए एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और लगभग 8 से 8.5 pH का एक एनवायरनमेंट आपकी आंतों में क्रिएट हो जाता है। लेकिन पैंक्रेटिक लाइपेज के सामने एक दिक्कत है कि पैंक्रेटिक लाइपेज केवल तभी काम कर सकता है जब फैट जो है वो पानी में घुला हुआ होगा, और पानी में फैट घुलता नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इसीलिए सब्जी पे जो तेल है वो तैरता रहता है। तो इसकी मदद के लिए हमारे शरीर में जो है भगवान ने लीवर दिया है। तो लीवर क्या करता है, लीवर अपना एंजाइम छोड़ता है, बाइल छोड़ता है। और बाइल जो है वो हाईली एल्कलाइन मटेरियल है, वो आपका लीवर बनाता है, लीवर से वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से जब वो आपके आंत में आता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो ये जो टूटा हुआ फैट है जो पेट ने तोड़ दिया, मुंह ने तोड़ दिया है, वो इस फैट में जाके मिक्स होता है बाइल में। और बाइल जो है आपके फैट को ऐसा तोड़ता है, कुछ ऐसा इमल्सिफाई करता है कि अब वो जो फैट है वो फैट नहीं रहा, वो पानी के रूप में आ गया है, जिससे पैंक्रेटिक लाइपेज उस पर काम कर सके और उसको इतना तोड़ सके कि अब इसको शरीर जो है यूटिलाइज कर सके। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में आपको बड़े बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं, ये वो फैट है जो पानी में घुल नहीं सकता, ये पेट ने तोड़ दिया है, मुंह ने तोड़ दिया है। अब इसमें बाइल जुड़ जाता है, बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, और जब ये इस फैट को इमल्सिफाई करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये बाइल आपके फैट सेल को कोट कर देता है। तो वास्तविकता में अब जो फैट, जैसे हम वसा कह रहे थे, और जो पानी में नहीं घुल सकता, ये अब पानी में घुलनशील हो गया है, और इसके ऊपर पैंक्रेटिक लाइपेज काम कर सकता है। अच्छा, परिहार जी, आप मेरी स्क्रीन दिखा सकते हो क्या आप? सर, मतलब मेरा आपकी जो स्क्रीन तो फोटो है वो दिखा सकते हो? नहीं, फोटो दिखा सकते हो? ये स्क्रीन शेयरिंग मैंने पॉज करी है, मैं स्टॉप शेयर करूं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे इसको? हाँ है हो ना, स्टॉप जाएगी। शेयरिंग करता हूँ मैं, नहीं, है ना, मेरी, मैं इस पे आपको हाईलाइट कर सकते हो मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा अ, समझाना है इमल्सिफिकेशन की ये क्रिया राहुल क्या है सरकार उसको। जी वो कर लेंगे, राहुल सरकार जी है वो कर लेंगे, अच्छा, उनको इसका टेक्निकल नॉलेज है। राहुल अच्छा, सरकार मैं जी आपको स्क्रीन, दिखा रहे हैं। मेरे को स्क्रीन पे अगर ला सकते हैं। ये परिहार जी, मैंने एक ग्लास के अंदर थोड़ा तेल ले लिया है ना, ताकि हम इमल्सिफिकेशन की क्रिया को अच्छी तरह समझ सकें। और ये साधारण पानी है जो मैंने ले लिया है। आप स्क्रीन पे हैं। स्क्रीन पे हूं मैं, लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत जी जी बढ़िया। सर। यस सर, है स्क्रीन ना, पे आप। स्क्रीन पे हूं ना? चलिए, ठीक है। तो ये मैंने तेल ले लिया है, ये मैंने साधारण पानी डाल दिया है। और साधारण पानी जब हम डालते हैं तो आप देखते हो कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें तेल और जो पानी है वो घुल नहीं रहे, बिल्कुल वो सर। अलग अलग है ना, ये इसे हाँ हाँ, कहते हैं हम। दिख रहा है, ये अभी हमारे पेट ने काम किया है, हमारे मुंह ने हमारा काम किया है, और तेल कुछ इस तरीके से इसमें घूम रहा है। अब ये तेल अगर हमारे लीवर से बाइल सही नहीं बना और हमारा पैंक्रेटिक लाइपेज इस पे काम नहीं करा, तो ये हमारी आंतों में चिपकेगा, हमारी आंतों को मोटा करेगा, और हमारी आंतें कमजोर हो जाएगी, जिससे हम खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कब्जी की समस्या होगी, और वजन हमारा जो है वो बढ़ने लग जाएगा। और सही तरीके से जब कोलेस्ट्रॉल या फैट हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इमल्सिफिकेशन की क्रिया क्या है? ये मेरे पास हाईली एल्कलाइन पानी है, 11.5 pH का। ये यूं मान के चलिए हम छोटी आंत के अंदर बैठे हुए हैं, और बाइल वाला जो काम है, ये बाइल वाला काम इसमें हो रहा है। तो इसमें मैं तेल ले लेता हूँ। मैंने इस ग्लास में तेल ले लिया है ये। और ये तेल जब मैं, हमारे लिवर ने ये बाइल अपना भेजा,
और ये बाइल ने अपना काम कर दिया और ये जो पूरा फैट है ये टूट गया है। तो लीवर की हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी और हमारा बाइल सिक्रीशन बढ़िया हो रहा है तो हमारी आंतों में ये जो है ये टूट जाएगा इस तरीके से, और इस पे पैंक्रेटिक लाइपेज जो है वो काम कर पाएगा। तो ये है इमल्सिफिकेशन की क्रिया। तो हम यहाँ पे थे, हमारा शरीर यूटिलाइज करेगा। अब ये आंत में टूट चुका है प्रॉपरली, आपके लिवर ने काम किया, आपके पैंक्रेटिक लाइपेज ने काम कर लिया है, और यहाँ से जो है ये फैट आपके छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के अंदर इसका जो है एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा और ये यहाँ से आपके खून के अंदर चले जाएगा, जहां आपको ये दिखाई देगा। इस तरीके से ये आपकी जो आते हैं, आंतों के अंदर खून की नसें होती है आसपास पूरी, और ये यहाँ से आपका फैट जो है अब टूट चुका है, पूरा इमल्सिफाई हो चुका है, आपकी खून की नसों में आ जाएगा। हमारे शरीर की जो है एक क्षमता है, उतना ही लीवर बाइल बना सकता है और उतना ही इसे तोड़ सकता है, सर अभी में आपका आपके स्क्रीन नहीं आ रहा हो जाएगा। तो जिन लोगों का है सर, डॉक्टर साहब स्क्रीन अभी शो नहीं हो रहा स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी, है। जी जी बिल्कुल सर, मेरी स्क्रीन स्क्रीन नहीं शेयरिंग आ में कहीं कोई दिक्कत है? परिहार जी स्क्रीन दिख रही है क्या? रहा अभी नहीं आ हाँ बताओ, एक सेकेंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, करते हैं इसको, करते हैं। अभी नहीं आई अब आई सर। क्या? हाँ आ गई सर। जी आ गई, ठीक जी ठीक। तो ये छोटी आंत में जो है हमारे, ये हमारे डिपॉजिट होता है, और वहां से ये फैट जो है एब्जॉर्ब होता है और हमारी खून की नसों में चले जाता है, और ये जब ये पूरी तरह टूट जाता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये फैट टूट के हमारी खून की नसों में आ जाता है। तो हमने देखा ये पूरा पाथवे है जिससे हमारे बॉडी में फैट एब्जॉर्ब होता है। और जब हमारा लीवर सही नहीं है, ये फैट जो है, अगर बाइल सही तरीके का नहीं है तो गॉल ब्लैडर में आपके पथरी हो जाएगी, और सही नहीं टूट रहा है, सही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आंतें मोटी हो जाएगी, फैट वहां डिपॉजिट होएगा, कब्जी और गैस जैसी प्रॉब्लम आपको होने लग जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल की शुरुआती प्रॉब्लम आपकी पेट में दिखाई देने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी होती है उनको गैस बहुत बनती है, उनका लीवर सही काम नहीं कर रहा होता है और दिक्कतें आती है। ये तो हो गया हम कहाँ से, मुंह से इसको जब लेते हैं तब टूटता है। अब इसका अंदर शरीर के अंदर जाने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे लीवर पे। लीवर इस फैट को लेता है दोबारा से खून की नसों से और इसे फिर से तोड़ता है, वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल के अंदर, है ना। इसके अंदर ये तोड़ना इसको स्टार्ट हो जाता है। और ये अलग अलग क्यों बनाता है? क्योंकि ये इन सबकी अलग अलग काम है। एलडीएल का काम क्या है? एलडीएल फैट लेके जाता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन क्या है, अगर ये ऑक्सीडाइज है तो मैंने बताया ये चिपकेगा और बीमारी पैदा करेगा। वीएलडीएल का काम है कि खून की नसों में जो चिपका हुआ है तेल उसको छुड़ाए और एलडीएल में कन्वर्ट हो जाए। एचडीएल का काम है कि आपके खून के जो जहां जहां जो हार्मोन्स आपके बन रहे हैं, जहां सेल की वॉल बन रही है, उसका कंस्ट्रक्शन ये करे। तो ये लीवर अब इसको तोड़ता है टुकड़ों के अंदर। तो लीवर की हेल्थ बहुत अच्छी होनी जरूरी है अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का रेशियो सही चाहिए। तो आपके कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में रिक्वायर्ड है, लीवर इसको कंटिन्यूसली बनाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वो लीवर आपके खून की नसों से ही कोलेस्ट्रॉल लेता है, लेकिन उसको बनाता नहीं है, उसको तोड़ता है टुकड़ों में अलग अलग। तो बना रहा है कंटिन्यूसली। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है। जैसे आपका मकान है सीमेंट से, ईंट से, है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। ऐसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये शरीर के लिए खराब है। एचडीएल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और फैट की मात्रा कम होती है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल जो इधर उधर जमा है सेल में उसे उठा के लाता है। तो ये आपके सेल के लिए जो है सेहतमंद है, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल आपके है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होता है, जो मैंने आपको बताया कि सड़ता है, सड़ता कैसे? जैसे घर की महिलाएं होती है, आपने देखा होगा पूड़ी तल रही है कढ़ाई के अंदर, बार बार उसमें कभी पकौड़ी तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं उस तेल में, तो वो तेल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, चिकना हो जाता है और ऐसा खराब हो जाता है कि हम उसे खा नहीं सकते, तो हम उस तेल को फेंक देते हैं।
तो ऐसे ही जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज होता है, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वो भी चिकना हो जाता है और हमारी खून की नसों पे चिपकने लग जाता है। कढ़ाई का तेल तो हम फेंक देते हैं, हमें दिख गया कि ये सड़ गया, लेकिन खून का तेल जो खून में घूम रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं देता, और इसीलिए हम चपेट में आ जाते हैं हार्ट अटैक जैसी बीमारी के। हमारी खून की नसों में मैंने बताया बहुत सारे मैक्रोफेजेस हैं जो इसको साफ करने का काम करते हैं। एम्बुलेंसेज होती है जो बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाती है और ठीक करने का काम करती है, लेकिन ये एम्बुलेंस की मात्रा, ये मैक्रोफेज की मात्रा हमारे शरीर में लिमिटेड है। अगर हमारे शरीर में हम अधिक ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो ये एम्बुलेंसेज जो है, ये डॉक्टर संभाल नहीं पाएंगे शरीर को, और शरीर के सेल जो है बीमार हो जाएंगे, और बीमारी जो है वो तरह तरह का रूप ले लेगी। तो वीएलडीएल और एचडीएल में और एलडीएल में, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलडीएल की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा है तो शरीर बीमार होगा, और एचडीएल की मात्रा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपके शरीर के लिए सही है। और 50% जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बाइल जो है वो तोड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि पानी भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो तोड़ सकता है, ताकि आपके लीवर पे स्ट्रेस नहीं आए। तो जो 50% बाइल ने तोड़ा, 50% हम बाहर ही तोड़ करके जब शरीर में भेजेंगे, तो हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कई लोग अपने कोलेस्ट्रॉल और वेट को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि खूब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य जो है, आपका शरीर जो है 80% आपके भोजन पानी से बनता है। स्वस्थ खान पान जो हम बोलते हैं, अच्छा खान पीन, 80% शरीर आपका इससे बना हुआ है, और 20% आपकी एक्सरसाइज का काम होता है। इसलिए कई लोग एक्सरसाइज करते करते भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, और अ, जान चली जाती है उनकी। तो अगर हम भोजन पानी को सही तरीके से समझेंगे, तो हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, और अगर हम इन 5 तत्वों का समीकरण सही कर लेते हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी जो चीजें हैं इनको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें से आपका शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, और 12% जो है वो पृथ्वी तत्व यानी भोजन से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के लगभग 80 से 85% शरीर जो आपका खाना पानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपका पानी बनाता है, और बाकी चीजें जो है वो आपकी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जो आप करते हैं उससे आपका बैलेंस होता है। आपकी नींद जो है उससे बैलेंस होती है 10 से 15%। तो हम बात करेंगे, मैंने आपको दिखाया विषय कि पानी कितनी शक्तिशाली चीज है, पानी कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है और तोड़ सकता है और आसानी से आपके शरीर को सुधार सकता है। तो उस चीज को हम समझेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो तेल है ये आपका शरीर तोड़ नहीं पा रहा, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही है। और ये जो तेल है ये मौत का तेल बन गया है। और अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक मृत्यु रिफाइंड ऑयल से है ना, रिफाइंड तेल पर बड़ा खुलासा, 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। इसका कारण रोग की जड़ बन रहा रिफाइंड तेल, रोज ऐसा अखबार में आ रहा है, जाने कितने लोग इससे मर रहे हैं, लेकिन इसका रास्ता कोई नहीं बता रहा। बस लोग ये बता रहे हैं कि इससे मर रहे हैं, तेल को खाना बंद कर दो, पर हम तेल छोड़ नहीं सकते, तेल जाने अनजाने हमारे शरीर में जाएगा ही सही। तो हम इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया है कि लोग मर रहे हैं, लोग कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है, पेट हमारा उसको पचा नहीं पा रहा है क्योंकि गलत खान पीन है। तो अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, या हम इसको कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हम हार्ट अटैक के आने के रिस्क को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहला नियम है, सब जानते हैं कि अगर हम वसा की मात्रा भोजन में कम कर देंगे, बटर, मार्गरेन, तेल, मेयोनीज, सॉस, इस तरह की चीजें और ज्यादा तेल वाली चीजें, कचौरी, पकौड़ी, समोसे, नमकीन जो है, जो कि भारतीय का जो भोजन का पहला हिस्सा है, अगर हम उसे थोड़ा हटा दें अपने जीवन से, तो चीजें काफी हद तक सुधर जाएगी। आप अपने शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ काफी हद तक, है ना। तो ये एक हिस्सा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर दोगे तो सारा काम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, सब पैरामीटर पे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है शक्कर। लोग बोलते, मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप शक्कर खाना थोड़ा सा बंद करिए, जो सफेद शक्कर है या आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रही, तो लोग कह रहे हैं सर शक्कर और तेल का क्या कनेक्शन है। शक्कर और तेल का जबरदस्त कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप शक्कर का सेवन ज्यादा करते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, इस तरह की चीजें आप खाते हैं जिनमें प्योर शक्कर है, तो ये शक्कर आपके शरीर में जाती है, और अत्यधिक शक्कर अगर आपका शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो आपके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, और फिर वो ग्लाइकोजन की मात्रा भी अगर अधिक हो गई है, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसको, शक्कर को, जो लीवर है वो फैट में कन्वर्ट कर देता है, और आपका लीवर फैटी हो जाता है। तो फैटी लीवर का मतलब है कि आपके शरीर के सेल नॉन फंक्शनल हो गए, आपके भोजन में शक्कर आपने आवश्यकता से अधिक ले ली है, फैट की मात्रा आपके विसरल फैट में ज्यादा होगी, इसलिए आपको फैटी लीवर दिखाई देने लग गया। और फैटी लीवर जो है फैट का डिपॉजिट होना नहीं है, इसका मतलब होता है जब आपका सेल जो सड़ गया है, खराब हो गया है, लीवर का जो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर फैट भर गया है और अब उसे सांस नहीं आ रही। जैसे आप नदी के अंदर अगर डूब जाओ
तो पानी के अंदर आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि सांस नहीं आएगी, आप पानी अंदर ले लोगे और मर जाओगे। तो ऐसे ही आपका जो लीवर है उसको तो आपने इतना लोडेड कर दिया है शुगर और फैट से कि वो विसरल फैट जो है वो उसमें ज्यादा हो गया है, वो फैटी लीवर हो गया। अब लीवर को सांस नहीं आ रही है, और अब सांस नहीं आएगी तो लीवर का मरना तय है, और उसके बाद फिर आपका नंबर आना भी तय है। दूसरा है, आप अपनी कैलोरी को बैलेंस करो। जितना आप काम करते हो, जितना काम कर रहे हो, जितनी कैलोरी आपके शरीर को चाहिए, 1200 1300 किलो कैलोरी, 1600 1800, इसे बैलेंस करो और उतनी ही कैलोरी लो जितना आपके शरीर के लिए चाहिए। और कैलोरी जो है सबसे अच्छी कौन बैलेंस कर सकता है, वो है पानी। क्योंकि पानी जो है वो कैलोरी फ्री है, एनर्जी देता है आपको, आपके शरीर के सेल्स के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। 70 80% पानी ही है, और 0 कैलोरी का अगर कोई भोजन कहा जाए तो केवल पानी है। तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो पानी है। अगर पानी की मात्रा आपके शरीर में सही है तो ये आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर सकता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी सही कि पानी के अंदर इतने गुण होते हैं कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को इमल्सीफाई भी कर सकता है। फिर आपको अपने भोजन में फ्रूट वेजिटेबल इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। फाइबर, फाइबर जो हम कहते हैं, जो फ्रूट सब्जियों के ऊपर छिलके होते हैं, इनमें फाइबर होता है। कई लोग गेहूं को मोटा पिसा करके सोचते हैं हमने फाइबर खा लिया, तो मोटा पिसाने से गेहूं गेहूं ही रहता है, वो कोई फाइबर नहीं होता। फाइबर सब्जियों फलों के छिलकों में होता है। वो फाइबर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। इनसे विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसके अलावा आप जितना डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेंगे उतना आपका फैट का जो है एब्जॉर्प्शन हटेगा। थोड़ा सा डाइट में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप जितना धीरे खाएंगे तसल्ली से, वो तो आज की डेट में किसी के पास भी नहीं है, सबको बहुत जल्दी है भागने की। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहाँ काम पे जाना है, ये है। और लोग कहते हैं मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, और ये बोल के घर से आदमी निकलता है मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, और फिर टोटल फुर्सत में आ जाता है, क्योंकि पता लगता है वो सड़क पे जाके हार्ट अटैक से मर गया। तो मरने की फुर्सत मत निकालो, जीवन को बदलने की फुर्सत निकालो, ताकि आपका जीवन सही हो सके। खाने को तसल्ली से खाइए, खाने में बहुत रहस्य छिपे हैं, आपके पानी को समझिए, इसे बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। तो जब हमारे खून की नसों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो बीमारियां आती है, उससे फैट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, सड़ता है, वो आपकी आर्टरीज को खराब करता है। तो वास्तविकता में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी बीमारियां नहीं आएंगी, आपको हार्ट अटैक नहीं आएंगी, आपकी खून की नसें खराब नहीं होगी। उसमें जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा, तब ये बीमारियां आपको आएगी। और ये ऑक्सीडेशन कहाँ से आता है हमारे शरीर में, फैट कैसे ऑक्सीडाइज होता है, जो आप दवाइयां खाते हैं, गोलियां खाते हैं, मैगी पास्ता खाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो स्ट्रेस है, एयर वाटर का पोल्यूशन है, क्योंकि सब पोल्यूशन के बीच में हम लोग, पानी में जो भी गंदा डाला हमने, फैक्ट्रियों ने डाला, किसानों ने पेस्टिसाइड डाला, पानी में जा रहा है, हम उसको पी रहे हैं। बरसात हुई, सारा डीजल कारों का फैक्ट्री का धुआं हवा में है, वो सारा पानी में गया, और ये सारा पानी हम पी रहे हैं। तो यहाँ से हमारी बॉडी में गंदा पानी जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। पानी के अंदर एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, इस तरह की अखबार में रिपोर्टें आ रही है, 15 जिलों में जहरीला पानी, लोहा 5, तो एल्यूमिनियम 136 गुना, आर्सेनिक और वो बहुत सारे मोटे मोटे धातु, मैंगनीज वगैरह उसके अंदर मिले हैं, जो आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। जब ये खून में जाते हैं आपकी एलडीएल से रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से वो एलडीएल खराब होता है, सड़ता है, और आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। फिर इसके रासा कसर हमारे किसान पूरा कर देते हैं, सब्जियों को उगाने के लिए वो जो है उसमें उनका भी पेट भरना है तो वो सब्जियों में डालेंगे। तो केमिकल और पेस्टिसाइड भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में पैदा करते हैं। हाइब्रिड सब्जियों में केमिकल से बढ़ रहा उत्पादन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। तो इस तरह की चीजें जब होती है हमारे शरीर में तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, एलडीएल जो है हमारा फैट जो है सड़ता है, जैसे कढ़ाई के अंदर तेल जो है वो चिकना होने लगता है, खराब होता है, और उसे हम देख करके हटा देते हैं कि अब शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी तेल सड़ता है जब हम केमिकल पेस्टिसाइड युक्त भोजन खाते हैं, ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ता है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी होगी, जिससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज नहीं हो, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन क्रिया को रोक सकते हैं, और ब्लॉकेज बनने से रोक सकते हैं। अगर हमारे पानी का हाइड्रेशन, पानी की मात्रा हमारे शरीर में सही है, हाइड्रेशन प्रॉपर है, हम माइक्रो क्लस्टर्ड पानी पी रहे हैं जिसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है, जैसे कि डॉक्टर पीटर हेगरे भी बताते हैं, नोबेल प्राइज विनर जो है, कि अगर पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेशन करेगा तो आपका सेल जो है स्वस्थ रहेगा, क्योंकि गंदगी पानी ही निकाल सकता है और न्यूट्रिशन भी पानी ही ले जा सकता है। आप जब केमिकल पेस्टिसाइड रहित भोजन जब आप खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और जब आप फैट को भी कंट्रोल करेंगे खाने में, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब पे तो काम कर लिया, 3 पैरामीटर के मैंने भोजन से केमिकल पेस्टिसाइड भी हटा दिया, एंटीऑक्सीडेंट भी बढ़ा दिया, हाइड्रेशन भी बढ़ा दिया, अब मैं कचौरी भी खा सकता हूँ, समोसे भी। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये तय है कि आप फिर भी मृत्यु के रास्ते पे चल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा, हार्ट अटैक आएगा, ब्लॉकेज आएगा, और मरना तय है। तो हमारे पास जीवन में जापानी साइंटिस्ट की मेहरबानी से ऐसा कुछ अवेलेबल है जिससे पानी जो जो मैंने कहा कि बिना कैलोरी का है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत रिफ्रेशिंग है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है इस पानी के अंदर।
ये हाईली अल्कलाइन भी है। 11.5 pH का जो पानी है वो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इमल्सिफिकेशन करता है। उसमें अल्कलाइन की प्रॉपर्टी भी है, माइक्रो क्लस्टर्ड भी है, ताकि वो आपके सेल में हाइड्रेशन मेंटेन करे, आपके फैटी सेल जो हो गए लीवर में उनमें से फैट को वॉश कर सके, आपके लीवर को हेल्दी बना सके, आपके गॉल ब्लैडर को हेल्दी कर सके, गॉल स्टोन्स को वॉश कर सके। तो ये सारी चीजें आपकी आंतों से फैट को वॉश कर सके। तो ऐसा पानी दुनिया में जापानीज साइंटिस्ट लेकर के आ गए हैं जिसमें सारे गुण हैं जो हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें इसे समझने की जरूरत है। और इस पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि 1.5 लीटर पानी अगर आप पी लेते तो 516 सेब के बराबर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। 516 सेब लोग लगभग 2 से 3 साल में खाते हैं, लेकिन 1.5 लीटर पानी आदमी एक दिन में बहुत आराम से पी सकता है। और इतना एंटीऑक्सीडेंट जब आपको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई ब्लॉकेज नहीं बना पाएगा। और जब आप इसी पानी के अंदर अपनी सब्जियों को धोएंगे, वेजिटेबल्स को धोएंगे, 20 मिनट डुबोएंगे, तो सारे केमिकल पेस्टिसाइड हट जाएंगे। ये एक हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है जिसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप इतना जो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर 11.5 pH पानी जब आप सब्जियों में डालते हैं, 20 मिनट इनको डुबोते हैं, तो किसान ने कितना भी जहर उसमें डाला वो जहर जो है धुल जाएगा। जो भी आपका दुश्मन हो उसे वो जहर पिला दो जूस बोल करके, और आप स्वस्थ भोजन सब्जी खाओ। ठीक है, क्योंकि ये मीठा जहर है, धीरे धीरे शरीर में घुल रहा है, और जब ये जहर आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करता है तो ब्लॉकेज आ जाते हैं। और इस तरह का जो स्वास्थ्यवर्धक पानी है दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने समझा है और दुनिया के बड़े बड़े लोग पी रहे हैं। बैरक ओबामा जो है यूएस के प्रेसिडेंट, सब जानते हैं, उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ब्रेनन शाह। उन्होंने उनको बताया कि अगर आपको, बैरक ओबामा जी, आपको एक लंबा स्वस्थ जीवन जीना है, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, हार्ट अटैक से नहीं मरना है और लोगों के लिए एक आइडल बनना है, तो आप इस पानी का सेवन कीजिए। ये पानी जो है आपके जीवन को अच्छा कर सकता है। और इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, जब वो किसी इतने बड़ी हस्ती को पानी पिला रहे हैं, तो आपको किसी साधारण व्यक्ति या साधारण यूं कहूं किसी साइंटिस्ट से जो हमारे घर के आसपास बहुत सारे हैं, या साधारण जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक हमें पानी की सही जानकारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की सही जानकारी नहीं होगी, तो हम अनजान लोगों से ज्ञान लेके कुछ भी नहीं कर सकते। तो दुनिया का ऐसा बहुत सारी जगह मिरेकल पानी है। गंगा को ऐसे ही नहीं पूजा जाता, जमजम के पानी को लोग ऐसे ही नहीं मानते। इन पानी में बहुत दम है और आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने रिसर्च कर ली है कि कैसे हम इस पानी को इस्तेमाल करके अपने शरीर को बदल सकते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। डॉक्टर जेरी टेनेट वर्ल्ड के टॉप 10 आई सर्जन में, इन्होंने हीलिस इस वोल्टेज में एंटीऑक्सीडेंट कैसे आपके शरीर को सही कर सकता है इसके बारे में जिक्र किया है। एंजाइम फैक्टर किताब जो डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रो सर्जन में से आते हैं, और इन्होंने जिक्र किया है कैसे आप इस पानी के इस्तेमाल से अपने हार्ट अटैक जैसी बीमारी को आप बचा सकते हैं। पूरी किताब को आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने समझाया कैसे ये पानी आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल, शुगर और इन सबको बैलेंस करता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि पानी जब इमल्सिफिकेशन करेगा तो आपकी बॉडी का फैट कोलेस्ट्रॉल जो है वो आराम से मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। रिवर्स एजिंग, पीएच मिरेकल, योर बॉडीज मेनी क्राइज फॉर वाटर, अल्कलाइज योर बॉडी, इस तरह की जो है चीजें, ये किताबें बहुत सारी लिखी जा चुकी हैं। तो आप ये पढ़िए, आपको इसमें बहुत जानकारी मिलेगी। जो मैंने आपको समराइज करके इन किताबों की जो जानकारी है वो आपको दी है, कैसे आप अपनी बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। और मुझे लास्ट में ये दादा की लाइन याद आती है, खड़ा जी की ये लाइनें याद आती है कि पानी को जान लो नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। ये गंगा जल जैसा पानी अगर आपने जीवन में जीवित रहते शामिल नहीं करा तो ये तय है कि आपके जीवन में आएगा जरूर, लेकिन जिस फॉर्म में आएगा वो सही नहीं है। जिस रूप में ये आपको मिलेगा पानी वो सही नहीं है। तो इस रूप में जाने के पहले अगर आप पानी को समझ लेंगे, अपने शरीर को समझ लेंगे, 70% हिस्से को समझ लेंगे, तो आपका शरीर जो है आप स्वस्थ बना सकते हो और ब्लॉकेज होने से रोक सकते हैं। तो परिहार जी, मैं जितना कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझा सकता था मैंने समझा दिया है। और अब बात है डिसीजन लेने की कि लोग कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं, पानी को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, तो अब डिसीजन उन्हें लेना है। तो मैं होस्ट को वापस हैंड ओवर करता हूँ। मेरी तरफ वाला हिस्सा मेरे ख्याल से पूरा हो गया है।